नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त 4:50 हो रहे हैं। आप गूंज देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। गूंज इस स्लॉट में देश का नंबर 1 कार्यक्रम है, यानी देश भर में गूंज में चूज किए गए टॉपिक्स और इस पर की जा रही बहस और डिबेट को लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि अगर इस देश का युवा और इस देश का मुस्तकबिल किसी ऐसे ट्रैक पर ले जाया जा रहा है या जा रहा है जिससे देश को नुकसान हो सकता है, तो वो मुद्दा किसी भी कीमत पर उठाया जाए। और इसीलिए आज एक ऐसा मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आई हूं जिसे सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस वक्त हमारा लक्ष्य है भारत का, भारत के हर बच्चे का, हर माँ बाप का, कि 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन हो जाए। और डेवलप्ड नेशन किस कीमत पर होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप विकासशील नहीं, आप विकसित देश की अगर उस लाइन में, उस पंक्ति में खड़े हो जाना चाहते हैं तो फिर सब चीज उस पैमाने पर खरी उतरनी चाहिए जो बाकी तमाम मुल्क अपनी इकोनॉमीज के जरिए, अपने अलग अलग सहूलतों के जरिए जो वो सिटीजन को देते हैं, नंबर 1 बन चुके हैं। अब मैं आती हूं मेन मुद्दे पर। बहुत गौर से मुझे सुनिएगा, बहुत ईमानदारी से इस पर मंथन और चिंतन कीजिएगा। मान लीजिए आपके परिवार के किसी भी मेंबर के कान में दर्द हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, आप लोग सब स्वस्थ रहें। लेकिन मान लीजिए कि घर में कभी किसी को तकलीफ हो जाए, और स्पेशली चलिए कान में तकलीफ हो जाए, तो वो किसी नाक कान के डॉक्टर के पास जाएगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि वो डॉक्टर साहब जो वहां उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो असल में जब एमबीबीएस करके पीजी करने गए थे, तो उनका चयन इस आधार पर हुआ कि वो माइनस अंक लेकर आए, 0 नहीं, माइनस अंक। माइनस में उस शख्स के, उस डॉक्टर के अंक थे, उसके बावजूद उसे एडमिशन मिला क्योंकि कॉलेज में सीट खाली थी। तो क्या आप उस स्पेशलिस्ट से, उस डॉक्टर से इलाज करवा देंगे? देश का अमीर आदमी हो कि गरीब आदमी हो, हर इंसान की जिंदगी की कीमत है। और इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर उस वक्त भगवान के रूप में सामने आता है। लेकिन अगर डॉक्टर बनने की जो नींव है वही अगर खोखली हो जाएगी, तो इस देश के लोगों की सेहत कैसे सुधरेगी, इस देश की सेहत कैसे सुधरेगी? और यह सवाल पूछना आज इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारत में, सुनिएगा, भारत में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें एमबीबीएस कर चुके छात्र एमडी करने के लिए उस परीक्षा में शामिल होते हैं, उस परीक्षा में जिन छात्रों को काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए एससी और एसटी वर्ग का कट ऑफ -40 है। यानी एससी एसटी वर्ग के एमबीबीएस छात्र अगर -40 नंबर लाएंगे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और यह फैसला किसने लिया है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने यह फैसला लिया है। 13 जनवरी को जारी EBEMS के लेटर में यह सारी जानकारी लिखी हुई है और वो लेटर भी बाकायदा मेरे पास मौजूद है। अब मुझे यह बताइए कि आप ऐसा कर पाएंगे? ये वो लेटर। ऐसे में सवाल है कि बोर्ड ने यह फैसला क्यों लिया? क्यों आम लोगों के इलाज के लिए पढ़ाई कर रहे डॉक्टर्स की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी से समझौता किया गया? आखिर इस फैसले की वजह क्या है? इस फैसले के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह गिनवाया जा रहा है कि अगस्त 2025 में जारी नीट पीजी के कट ऑफ के आधार पर एडमिशन के बाद करीब 18,000 सीटें खाली रह गई थी। अब उसे हमें भरना था, भरने के लिए कट ऑफ को कम कर दिया गया। कम करेंगे तो -40 ले आएंगे।
पहले एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के एमबीबीएस छात्रों के लिए एडमिशन की कट ऑफ क्या हुआ करती थी? 235 नंबर। यानी जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी 800 में से 235 अंक लेकर आ जाएंगे तो काउंसलिंग के लिए वो योग्य हो जाएंगे। अगर जनरल और दिव्यांग कैटेगरी के साथ बात करें तो ऐसा ही हुआ, लेकिन 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद करीब 18,000 सीटें खाली रह गई। इन्हीं सीटों को भरने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने 12 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा और कट ऑफ घटाने की मांग की ताकि खाली सीटें भरी जा सके। कट ऑफ घटाने की मांग को सरकार ने मान भी लिया और अगले ही दिन आदेश जारी कर दिया। और आदेश के मुताबिक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की कट ऑफ 276 से घटाकर 103 अंक कर दी। जनरल कैटेगरी के दिव्यांग छात्रों की कट ऑफ 255 से घटाकर 90 कर दी और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों की कट ऑफ 235 से घटाकर -40 कर दी गई। इसका मतलब क्या है जानते हैं? अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के एमबीबीएस अभ्यर्थी हैं तो मुबारक हो, आप सिर्फ एनईईटी यानी नीट पीजी 2025 की परीक्षा में खाली पेपर छोड़कर आ जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन की काउंसलिंग के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ऐसे में सवाल है हमारा कि आखिर -40 कट ऑफ पर एडमिशन देने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अगर काबिल छात्र नहीं मिल रहे थे तो सीटें खाली छोड़ देते ना जनाब। कल को यही डॉक्टर बनेंगे माइनस अंकों के साथ, इनसे इलाज करवाना होगा। जनरल कैटेगरी में रख दिया जाता उन 18,000 सीटों को। क्यों हमारे इलाज के लिए ऐसे डॉक्टरों की फौज खड़ी करने की आपने जहमत उठाई, उनको हरी झंडी दिखा दी जो एंट्रेंस एग्जाम में ही जरूरी नंबर नहीं ला पा रहे? क्या इस तरह से हम अपने देश को मेडिकल हब बनाएंगे? ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर के हाथों में हमारी सेहत होगी या फिर खेल कुछ अलग है? क्या सरकार इस बात से डर गई है कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की सीटों को अगर जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो सियासत शुरू हो जाएगी? या फिर प्राइवेट कॉलेज की खाली सीटों के भरने के दबाव में आपने ये फैसला ले लिया? जवाब तो देना होगा ना, क्योंकि आरक्षण का सिद्धांत तो यह होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के काबिल लोगों के हाथ से मौका नहीं छिने। भारत में विपक्ष आरक्षण को सियासत का हथियार बना रहा है और सियासत में काबिलियत से ज्यादा संख्या माने रखने लगी है और इसीलिए हर चीज में जाति ढूंढी जा रही है और जाति ढूंढने वाले नेता ये चीखने लगे हैं कि आरक्षित कोटे को अनारक्षित वर्ग के छात्रों से कैसे भर दिया गया। लेकिन ऐसे में जो सरकार चला रहे हैं उनको दबाव में आना चाहिए। सवाल सिर्फ आरक्षण का ही नहीं है, सवाल यह भी है कि सीटें खाली रह जाएंगी तो किसी को भी एडमिशन दे दिया जाएगा क्या? क्या नाकाबिल लोगों से भरकर डॉक्टरों की कमी पूरी कर देंगे आप? क्या यह सामाजिक न्याय है? यह तो सीधा जिंदगी से खिलवाड़ है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में 0% आई, यानी -40 कट ऑफ पर नीट पीजी की काउंसलिंग हो चुकी है। पहले भी सीटें खाली रही होंगी, तभी तो 2023 में यह फैसला था। फिर उस फैसले से क्या सीख लिया आप लोगों ने? यही सीख कि अगली बार फिर उन एमबीबीएस के डॉक्टर्स को एमडी बनने का मौका मिलेगा जो एक सवाल का जवाब भी सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। मुझे तो दादी नानी का वो दौर याद आ गया जब वो बच्चों की आंख में सुरमा लगाते हुए दुआ पढ़ा करती थी कि मेरा राजा बेटा, रानी बिटिया बड़ा होकर एक दिन डॉक्टर बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, खाली टीका लगा दो, मां की दुआ काम आ जाएगी, सारी दुआ कबूल हो जाएगी, क्योंकि -40 तो यही कहता है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रख रही हूं, खाली सीट भरने के लिए देश की सेहत की गुणवत्ता से खिलवाड़ क्यों हुआ? क्या -40 नंबर लाकर स्पेशलिस्ट बने डॉक्टर से ये नेता इलाज करवाएंगे? क्या प्राइवेट कॉलेज की कमाई के लिए यह फैसला नहीं लिया गया है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। और मैं फिर कह रही हूं, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, दलित वर्सेस ब्राह्मण,
इस चक्कर में अगर देश की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो चाहे आप दलित हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, आपको तकलीफ होनी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए जेएनयू के प्रोफेसर, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीप्ति तनेजा, पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रॉन्की राम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईएमए जूनियर डॉक्टर के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर ध्रुव चौहान भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद रंगनाथन, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। मतलब ये देश की सेहत होगी। सोचिए, अगर मेरा बच्चा -40 पे अगर ये पीजी करने जाता है तो मैं अगर बीमार हो जाऊंगी तो मैं अपने बेटे से इलाज करवाने में कतराऊंगी, मैं कोई बेहतर डॉक्टर ढूंढूंगी। जबकि मां अपने बेटे को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मानती है और सबसे बेहतर, लेकिन मैं भी नहीं इलाज करवाऊंगी। और हम चाहते हैं कि देश के लोग और बाकी सब इलाज करवाए ऐसे डॉक्टरों से। नमस्कार रूबिका जी, और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जेपी नड्डा, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल रखा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं स्टेट और सेंटर के, जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं और हाई कोर्ट के सारे जजेस, सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ एंकर्स भी हैं, वो अपना इलाज और अपने बच्चों का, बीवियों का, सारे रिलेटिव्स का इलाज जो है वो सिर्फ उन्हीं डॉक्टर से करा सकते हैं जिन्होंने 800 में से -40 स्कोर किया है। ये बिल रखा है उन्होंने अभी पार्लियामेंट में। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसे कभी हो नहीं सकता इस देश में, क्योंकि हमारा देश एक बनाना रिपब्लिक है। अब आप खुद देखिए, आपने भी जरा सा गलत बोल दिया। आपने कहा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर में जाना है और पेपर खाली छोड़ना है। रूबिका जी, अगर आप पेपर खाली छोड़ेंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। पेपर खाली छोड़ने का मतलब है 0। यहां तो -40 है। यहां तो आप पेपर खाली नहीं छोड़िए, आपको -40 लाना है, मतलब आपको गलतियां करनी है। ये सिचुएशन है। और ये कैसे नेता ये अलाउ भी कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं इस पे 3 पॉइंट्स कहना चाहूंगा। मैं मॉरली और एथिकली रिजर्वेशंस के पक्ष में हूं, मैं इस पे मेरा स्टैंड है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। आप कुछ जगह रिजर्वेशंस रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे मेरिट सेकंड स्टैंस लेना चाहिए। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टरों में आपको मेरिट पे लगता है रिजर्वेशन लाओ, हायर जुडिशरी में क्यों नहीं है रिजर्वेशन भाई? सुप्रीम कोर्ट के जजेस में रिजर्वेशन कोटा क्यों नहीं है? वो चीख चीख के चिल्लाते हैं कि पार्लियामेंट में 33% विमेन रिजर्वेशन चाहिए, आपको दलित का रिजर्वेशन चाहिए, SC ST का रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन हायर जुडिशरी में क्यों नहीं है रिजर्वेशन? आर्म फोर्सेस में क्यों नहीं है कैडेट्स का रिजर्वेशन जो एनडीए में है? कुछ आपने सेक्टर्स ऐसे देख लिए, डोमेन, जहां पे आपको लगता है कि मेरिट से आगे बढ़ो, क्योंकि देश को बचाना है, जस्टिस को बचाना है, उसमें मेरिट चाहिए। और डॉक्टरों को जिनको जिंदगी बचानी है उसमें मेरिट नहीं चाहिए। नहीं, पर मैं ये समझ नहीं पा रही उसके पीछे की वजह क्या है। ऐसा कैसे? हम तो बार बार उसे पढ़ रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, -40 परसेंटाइल, नहीं ये संभव नहीं है। लेकिन भैया ये हुआ है 18,000 सीटों के लिए। इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। आनंद, मैं आपके पास आ रही हूं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ध्रुव चौहान भी है। डॉक्टर ध्रुव, प्लीज टेल मी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैम, मैं आपको वजह बताऊं इससे पहले जो मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं मैं पूरे देश को कि कैसे हमको मिसगाइड किया जा रहा है ये बोलकर कि 18,000 सीट्स वैकेंट है। हाँ। इस वजह से हम इस स्कोर को -40 कर रहे हैं। मैम, ये NMC की साइट है, क्या आप मैम देख सकते हैं? पूरा देश देख सकता है। NMC की ये साइट है nmc.org.in। इसके अंदर अगर आप जाएंगे और मेंबर्स ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन देखेंगे तो 33 में से 20 से ज़्यादा वैकेंट पड़े हैं। जो लोग इस देश का मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश के हेल्थ केयर सिस्टम को संभाल रही है, उसी में आधा से ज़्यादा मैम ये वैकेंट पड़ी है सीट से, क्लियरली वैकेंट। मतलब आपके पास जो देश के जो हेल्थ केयर है, जो डॉक्टर्स बना रहे हैं, वो आप उनको चलाने के लिए भी सीट्स, जो बंदे जो होते हैं वो तक आपके पास वैकेंट है। तो आपके पास जो 18,000 सीट्स है वो क्यों वैकेंट नहीं होगी?
पहली चीज तो ये तो जानना जरूरी है कि क्यों जो काम करने वाले लोग हैं वही वैकेंट पड़े हैं। मेडिकल एथिक्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड है उसके अंदर ही मेंबर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर मेंबर नहीं है, और कितने सारे सोशियो इकोनॉमिक से लेके 22 से ज़्यादा, आप 18 के बाद देखेंगे सीट्स वैकेंट पड़ी है। ये तो हो गई एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है मैम, यहाँ पे कोई इस चीज़ के बारे में जो कोर जो रूट जो बीमारी होती है उसकी रूट कॉज पे कोई नहीं जाना चाह रहा कि क्यों एक्चुअली में ये जो सीट्स हो रही है ये मैम इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं क्योंकि 6 साल से आई एम इनटू हेल्थ एक्टिविज्म, आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि यहाँ पे 2 मेन वजहें हैं। पहली सीट ब्लॉकिंग, यहाँ पे शायद देश को नहीं पता होगा कि सीट ब्लॉकिंग इज अ रियल थिंग, यानी कि सीट एक स्टूडेंट ब्लॉक करता है उसके बाद उस चीज को वैकेंट को छोड़ देता है, फिर वो सीट वैकेंट जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। जब वो सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट जाती है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले गवर्नमेंट को एनएमसी को डाटा भेजते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो सीट खाली है भाई, क्योंकि किसी ने छोड़ दी। अब वो छोड़ी या फिर जान पूछ के छुड़वाई गई ये तो कोई पूछता ही नहीं है, वो छोड़ी गई, वैकेंट हो गई। इसके लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है। लास्ट ईयर 2 स्पेशल राउंड हुए थे मैम, और इस साल भी मैं डैम श्योर में लिख के दे सकता हूँ इस राउंड के काउंसलिंग, अभी 3rd राउंड काउंसलिंग चल रही है नीट पीजी की, इसके बाद एक स्पेशल राउंड निकलेगा, उसके बाद एक और स्पेशल राउंड निकलेगा। तब तक भरने की कोशिश की जाएगी जब तक ये जो सीट ब्लॉकिंग वाले जो सिस्टम है इसको ये वैकेंट को जो है ऑक्यूपाई ना कर ले। लास्ट ईयर मैम एक सीट रेडियोलॉजी हमारे के चक्कर में, मैं डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे खौफ आ रहा है। हर्षवर्धन जी क्या करें फिर? तो इससे अच्छा है हम लोग ये बेचारे झाड़ फूक करने वाले झोला छाप होते हैं वो कम है क्या? फिर वहीं चले जाएंगे हम। अगर देश में इस तरीके से ये कट ऑफ लिस्ट -40% आए तो जगहसाई नहीं होगी क्या? इससे अच्छा तो वो हमारे वेद जी है, वेद जी के पास जाकर करवा देंगे इलाज हम। वो नहीं बाबा जी बैठते हैं जो कहते हैं हर्षवर्धन जी कि काम रुका हुआ है, समोसा खाओ, समोसा ठीक हो जाएगा। फिर क्या अंतर हो गया बताइए उसमें और इसमें? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और अच्छा हुआ कि आपने ध्रुव जी से पहले वो बात कर ली। देखिए, इसको जरा समझना पड़ेगा, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ये रिजर्वेशन की अगड़े पिछड़े की प्रॉब्लम कतई नहीं। हम अपने देश का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि हमें उस कट ऑफ के बच्चे मिले। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। हम बार बार ये कहते हैं ना, ठीक है, बेसिक शिक्षा ठीक करो, हायर एजुकेशन ठीक करो, मिडिल में ठीक करो, सेकेंडरी ठीक करो। अब आप जरा कल्पना कीजिए, ये एक सोच आई थी कि भारत में डॉक्टरों की संख्या बड़ी कम है। हाँ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमबीबीएस और एमडी की सीटें 100% और 80% बढ़ा दी। आपको हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने लगा, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एक बड़ी फौज है। उनके लैब नहीं है, उनकी बिल्डिंग नहीं है, बनी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई, उनको फैकल्टी नहीं है, लेकिन उनको मान्यता मिल गई। जो शुरू में जो मेडिकल इसके लिए सर्टिफिकेशन करता था जो बोर्ड, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और इस सरकार ने आके उसको रद्द किया, दोबारा वही कॉकस काम करने लगा है। ये सारा का सारा जो माहौल है जिसमें बच्चों को कह दिया जाता है कि देखो ये तो रिजर्वेशन खा रहे हैं, और कुछ जो एक्टिविस्ट होते हैं जिनको राजनीति सिर्फ जाति के आधार पर होती है वो टूट पड़ते हैं। लेकिन सच ये है कि ये पूरी तरह से देश को, अगर नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 कह रहे हैं और देश में मेडिकल कॉलेज बर्बाद है, देश का डॉक्टर बर्बाद है, फैकल्टी बर्बाद है, तो आप यकीन मानिए कोई विकसित भारत 2047 नहीं हो सकता। बिना स्वस्थ भारत हुए विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और मुझे एक बात तो और नहीं समझ में आती है, आपको लग रहा है कि ये जो अभी ध्रुव ने बताया स्पेशल काउंसलिंग, मैंने भी पता किया, ये बच्चे छोड़ देते हैं। 4 साल 5 साल पहले हमारे ही जानने वाले एक थे, उनके बच्चे का हुआ और उन्होंने कहा कि अरे भाई वो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कौन जाएगा, उससे अच्छा तो डॉक्टर ना बने। चूंकि वो छोड़ देते हैं इसलिए ये जाता और इसीलिए मेरिट और नीचे जाती है। ये एक तरह समझिए जैसे एग्रीकल्चर में विशियस साइकिल होता है ना, तो ये भी एक विशियस साइकिल है कि पहले क्या होता है, आपने मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट जोड़े, सीटें बढ़ गई। लेकिन हर्षवर्धन जी इसका कोई इलाज तो होगा। ये क्या इलाज है कि आपने -40 कर दिया कि भैया आपके अब आइए वो क्या है वो लूटो वो लास्ट में सेल नहीं होती है सर, बिल्कुल वही तो दिख रहा है। ये सबसे पहला क्या होता है किसी बीमारी का इलाज, कि इलाज करने वाले में साहस होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार में ये साहस नहीं रह गया है कि वो ये कह सके कि अगर कोई इसके योग्य नहीं है तो उसको हम योग्य नहीं बना सकते। अभी मैं कुतर्क की इंतहा देख रहा था, आप भी वो सुनिए। किसी ने लिखा कि अरे ये तो क्या है, ये तो भाई टेस्ट है प्रवेश के लिए, तो बच्चा पढ़ेगा 4 साल 5 साल, 4 साल और 1 साल इंटर्नशिप मिला के 5 साल का एमबीबीएस होता है, फिर पीजी में जाते हैं।
बच्चा पढ़ेगा डॉक्टर बन जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी। और यही वजह है कि आज कोई भी डॉक्टर जो नए निकल रहे हैं वो शरीर नहीं छूते हैं, शरीर विज्ञान के विद्यार्थी होकर उसके डॉक्टर बनकर शरीर नहीं छूते हैं। सब मशीन देखती है, सब मशीन करती है, एक पैरामीटर बदला और मरीज जान से हाथ गवा बैठता है, फिर ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ये देश के हर अस्पतालों में आपको आए दिन होते हुए दिखता है। एब्सोल्युटली सर। और मतलब ये जो आपने बात की है वो एकदम सही है कि इसमें अगर आप वोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सामने वाला पिछड़ा कह कहकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हम उधर खुश कर दे। हम एक लॉबी जो काम कर रही है कि भैया आपने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आप हमको स्टूडेंट ला कर दीजिए। अरे स्टूडेंट लाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप -40 वालों को लेकर आ जाएंगे। एक मनोज भारती है, वो खुद भी दलित है, वो क्या लिख रहे हैं, ये कैसा सामाजिक न्याय है। नीट पीजी में इस बार SC ST OBC वर्ग की कट ऑफ -40 रखी गई है, मतलब 800 में से -40 अंक लाने वाला भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब योग्य हो जाता है। यह बहस आरक्षण की नहीं है, यह बहस नीति की गंभीरता और प्रणाली की जवाबदेही की है। जब मरीज ऑपरेशन टेबल पर होगा, कोई जाति पूछेगा कि तुम कौन जात हो, वो सिर्फ योग्यता और दक्षता पर भरोसा करेगा। राजनीति ने वोट बैंक के लिए मानक गिरा दिए हैं, लेकिन इसकी कीमत देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ यहां पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोंकी राय बैठे हुए हैं। रोंकी राम जी, प्रोफेसर मुझे ये बताइए, ये बात सही नहीं है? ये देश की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, मजाक थोड़ी है। रविका जी, इसको देखने के लिए हमें कुछ और फैक्ट्स अपने सामने रखने होंगे। अभी मैं थोड़ा ठीक कर दूं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से सुपरिटेंडेंट हो गया हूं। करंटली मैं इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में। ऑलराइट सर, थैंक यू। तो देखिए, बात ये है कि दो तरह से बात हो रही है। मेरे सहायक पैनलिस्ट ने जो बात की है, मैं थोड़ा सा उसमें और एक नया एंगल लेके बात कर रहा हूं। एक बात है कि आप किसी एग्जाम की क्वालिफाइंग मार्क्स लेते हैं, हाँ, और क्वालिफाइंग मार्क्स होने के बाद आप उस एग्जाम में compete करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उस एग्जाम, जो एग्जाम बना हुआ है, जिससे हम compete करते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स जो हैं उनकी एक अपनी महत्ता है। उसमें से आप किस तरह की सिलेबस पढ़ के आए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने विद्या ली है, कैसे कैसे आप कोचिंग सेंटर से होके आए हैं, और आपकी उन कोचिंग सेंटर में जाने की क्या क्षमता रही है, इन सभी का रोल होता है। ये बिल्कुल ठीक है रविका जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि माइनस जो नंबर लेके आएगा -40, उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन बात ये है कि हम इस तरह के अर्थमेटिक्स से क्या ये सोच पाएंगे जो माइनस नंबर ले रहे हैं वो कतई ही कैपेबल नहीं है, वो योग्य नहीं है अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, क्योंकि उनने वो पैरामीटर्स जिसमें वो मापदंड होता है उससे वो सही उतरे नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप ये कह सकते हैं जितने भी नहीं सर, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आप ये कह रहे हैं कि -40 इज ऑल राइट? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये -40 की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को लेकर ये कह देना कि छोटी जाति के जहाँ वो SC है, जो ST है, जो OBCs है, ये सभी के सभी जब MBBS बन जाएंगे वो वहां पर आ जाएंगे, हाँ। वो टेबल पे बंदा नहीं, आप गलत डायरेक्शन जा रहा है। नहीं प्रोफेसर साहब, गलत डायरेक्शन जा रहा है। एक तो आनंद रंगनाथन भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं और हर्षवर्धन जी भी, उसके बाद दीप्ति और निखिल मैं आपके पास आती हूँ। आनंद रंगनाथन, देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि वो केपेबल नहीं है जिसने -40 800 में से स्कोर किए हैं। बस ये कहा जा रहा है कि वो केपेबल डॉक्टर नहीं बन सकते, वो एक्टर बन सकते हैं, वो कुछ और बनना चाहे बन सकते हैं। लेकिन आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि जो -40 लाया है, मतलब जो कि ये भी नहीं कि एग्जाम का पेपर उसने खाली आंसर शीट खाली दे दी, वो भी नहीं, उससे भी बदतर, आप उसको डॉक्टर कैसे बना सकते हैं? और ये परसेंटाइल मैं समझता हूं, परसेंटाइल और एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज, परसेंटाइल और परसेंटेज की बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन यहां मार्क्स की बात हो रही है। somebody has scored -40, not even 0। अगर कोई 0 स्कोर कर दे तो भी आप उसको डॉक्टर नहीं बना सकते। यहां वो -40 कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आप ये कहना गलत होगा कि वो केपेबल नहीं है। ये कहां का मजाक है? हाँ? नहीं, मैं जी कहता हूँ कि उसी ही वर्ग से बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं।
बिल्कुल वो जनरल के लेवल पे मार्क्स लेती हैं। अरे वो प्रोफेसर लोग साहब एक सेकंड आप मैं इसको अपनी भाषा में समझूं तो मेरे पीछे कैमरा पर्सन है, अगर वो कैमरा ऑन और ऑफ करना सीख जाए तो आप कह रहे हैं वो मूवी बना सकता है क्योंकि वो ऑन और ऑफ करना सीख गया है। सर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, आप समझ रहे हैं? मैं अपनी भाषा में समझूं तो ये आप कैसे, सिनेमैटोग्राफी इज अ डिफरेंट थिंग, कैमरा को ऑन और ऑफ करना इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरे को पूरा कर लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम माने कि उन कैटेगरी में से भी बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, ये नहीं है कि -40 वाले ही सभी आएंगे। अगर आकर्षण होता है, हमें पता है कि 50% है, 7.5% है। अरे सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मतलब आपने रखा ही क्यों -40 क्यों रखा? आनंद रंगनाथन क्यों रखा -40? नहीं देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैं परसेंटाइल समझ सकता हूं। बहुत सारे ऐसे टफ एग्जाम होते हैं जहां पे लोगों के 5, 8, 9 मार्क्स आते हैं 100 में से। IIT जेई ले लीजिए, इसका कहने का ये मतलब नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन -40 इज अनहर्ड ऑफ। -40 रखने का मतलब आपका ये है कि कोई आदमी खाली मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, दी एब्सर्डिटी, मतलब ऐसा आज तक मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। इसलिए इनको क्या करना चाहिए था, ये लाना ही नहीं चाहिए था कट ऑफ। 0 भी रख सकते थे, वो भी बहुत ट्रेजेडी होती और हंसी मजाक बनाया जाता, लेकिन 0 और -40 रख रहे हैं, इसका मतलब जेपी नड्डा जी को आंसर करना चाहिए। कहां है वो, कौन सी रैली कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि ऐसा कट ऑफ रख कैसे दिया। हाँ, कौन इसका जवाब देगा? दीप्ति। जी नमस्ते रूबिका जी, आपने ये आज पहलू उठाया है, ये डिस्कशन उठाई है, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये केवल एक सतही परत है, ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। डॉक्टर रंगनाथन, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। आप बार बार कह रहे हो कि -40 परसेंटाइल की जो आप बात कर रहे हो, परसेंटाइल इज 0 ओनली, -40 इज द एब्सोल्यूट स्कोर आउट ऑफ 800। 0 परसेंटाइल रखी गई है सर, 0 परसेंटाइल, सर लेट मी कंप्लीट सर। 0 परसेंटाइल रखी गई है और जनरल के लिए, रूबिका जी एक मिनट, जनरल के लिए यही परसेंटाइल 7 रखी गई है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला, एक सेकंड, आप मुझे रॉन्ग कोट मत करिए, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, सो सॉरी। मैंने 800 में से -40 मार्क्स की बात करी है, जी मैं वही परसेंटाइल पे आ रही हूँ, कि बात यहाँ पे शिक्षा प्रणाली की है रूबिका। द वेरी क्वेश्चन कि ये बच्चे ऐसे नहीं है कि नर्सरी के एडमिशन घर से सीधा आए हैं और उन बच्चों का ये टेस्ट हुआ है, ये बच्चे बकायदा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से MBBS करके आए हैं। तो ये बच्चे जब 800 में से -40 का स्कोर लाते हैं, मैं कहती हूँ बात यहाँ रिजर्वेशन की हो ही नहीं रही है। 103 अगर हम जनरल के भी उस पे जाए तो 7 परसेंटाइल है रूबिका जी, विच ऑल्सो ट्रांसलेट्स टू 103 आउट ऑफ 800। तो वो 800 में से 100 मार्क्स लाया हुआ बच्चा आपके ऑपरेशन टेबल पे आपका ऑपरेशन करने लायक है क्या? ये क्या शिक्षा प्रणाली है? ये क्या MBBS में हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो एक अंडर ग्रेजुएट के पढ़ाई करने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते? और रूबिका जी ये बात ना भूली जाए कि ये टेस्ट अगस्त में हुआ है। आज हम इतने महीनों के बाद भी उन सीट्स को नहीं फिल कर पा रहे हैं। हाँ। नवंबर में कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर होती है। उसी पॉइंट पर आ गई हैं। मैं ये कह रही हूँ, शुरुआत में डॉक्टर आनंद कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब आपके पास भी आ रही हूँ, डॉक्टर रंगनाथन जल्दी। हाँ, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बीजेपी के समर्थक हैं, गवर्नमेंट है, ये बहुत कहते हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया, हमने 17 एम्स बनाए। बहुत खुशी की बात है, मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन क्या ये पता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया कि 40% एम्स की फैकल्टी पोजीशंस वेकेंट है ऑल इंडिया। मिस्टर नड्डा, दैट इज द मूल क्वेश्चन, यही तो मूल सवाल है। मैं किसी की समर्थक नहीं हूं सर, मैं भी एक आम नागरिक हूं, मैं भी इन सब चीजों से उतनी अफेक्टेड हूं। यही तो मूल सवाल है जो मैं पूछ रही हूं कि जी यही मूल सवाल है कि क्यों फैकल्टी पोजीशन वेकेंट है, क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट जा रहा है, क्यों 5 साल का डेटा है। सुप्रीम कोर्ट में PIL लगानी पड़ती है कि 5 साल से सीट्स वेकेंट जा रही हैं और गवर्नमेंट को ये ड्रास्टिक स्टेप्स करने पड़ते हैं। अफसोस ये होगा रूबिका कि आज चर्चा की जाएगी, कल इस पे जो भी पॉलिसी निर्णय होगा या रिवर्स होगा, उसके बाद सब ये भूल जाएंगे। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो ये कह रहे हैं हम विश्व गुरु ऐसे बनेंगे। फिर एक ने कहा टेस्ट तो पास करना पड़ेगा ना भैया। एक मेरे व्यूअर कह रहे हैं कि पहले कोविड में पास हुए डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता था निखिल जैन, अब -40 वालों को आपको झेलना पड़ेगा अगर आ जाते हैं तो। ये मजाक नहीं है सर, ये देश की सेहत का, मैं फिर कह रही हूं आपको, ये सारी चीजें एक तरफ रह जाती है जब आपको अपने दिल का इलाज करने जाना पड़ेगा तो यू विल बी सर्चिंग फॉर द बेस्ट डॉक्टर। और अगर आपको ये, और उसके बाद तो पता भी नहीं चलेगा
कि कौन डॉक्टर कहां से कैसे पास होकर आया है। फिर रूबिका जी, ये वही बात हो गई कि 95 इलेक्शन हार के राहुल गांधी कहें कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा, वो अब हाइफनेट भी कर दिया। निखिल जी जवाब दीजिए। देखिए, वो हाइफिनेशन में आंकड़ा गलत है, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। रूबिका जी, आपने एक बहुत गंभीर मुद्दा आज उठाया है एंड शुभकामनाएं आपको इस चीज के लिए। मेरे और आपने बिल्कुल सही कहा और बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये मुद्दा जाति, अगड़ा, पिछड़ा, आरक्षण का नहीं है। ये मुद्दा मेरी नजर में जवाबदेही और जिम्मेदारी का है। अक्सर तौर पे मैं आनंद जी की बातों के साथ और हर्षवर्धन जी की बातों के साथ सहमति नहीं रखता, लेकिन आज पूर्ण सहमति है मेरी, क्योंकि जवाबदेही कहाँ है। पिछले 10 साल में जेपी नड्डा, हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, ये सारे हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स रह चुके हैं और आप इनके कार्यकाल देखिए सबके। हर्षवर्धन जी जो खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, वो बाबा रामदेव के साथ जाके उनकी फर्जी कोरोनिल लॉन्च कर रहे थे। मनसुख मांडविया ने कह दिया वैक्सीन की और ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं हुई। जेपी नड्डा पे तो हम रोज माला पहनाते ही रहते हैं कि किस तरीके से बिहार चुनाव, हैदराबाद चुनाव, बॉम्बे चुनाव, दिल्ली चुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो कोई सवाल ही नहीं पूछता हमारे राजनेताओं से कि भाई साहब आप मंत्री भी तो हैं, आपके मंत्रालय में क्या हो रहा है। और शायद उन्हें पड़ी ही नहीं है। आनंद जी ने अभी बताया कि 40% एम्स की वैकेंसीज खाली हैं। उससे पहले जो हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे थे आईएमए के, उन्होंने बताया किस तरीके से 33 में से 25 मेंबर्स अपॉइंट ही नहीं करे गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन में। ये सब तो काम भारत सरकार का है करने का, पर शायद भारत सरकार के मंत्रियों को इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो बाबा रामदेव के साथ खड़े होते हैं जो डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हैं। भैया ये यहाँ पर भी आप राजनीति जो कर जाते हैं ना निखिल जी, ये इसके लिए एक विशेष किस्म की सनद चाहिए होती है। इस विशेष किस्म की मैं बता रही हूँ आपको, मतलब ये -40 परसेंटाइल भी मुझे लगता है आपके इस वाले एग्जाम को क्रॉस करने के लिए बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो आप, यहाँ पर भी आपको राजनीति सूझ रही है। रूबिका जी, खुदा के मैं वास्ते बता देता हूँ, नहीं, मैं जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। जब तक जो हमारे राजनीतिक हुक्मरान हैं, जो नेशनल मेडिकल कमीशन में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, वो नेशनल मेडिकल कमीशन डॉक्टर्स को और मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। अगर हम उनसे सवाल ही नहीं पूछेंगे कि आप अपना काम करने की मेरी बात सुनिए और फिर उसके बाद मैं दोबारा इस पर आ जाऊंगी। क्या सुनिए, आपके जो फेवरेट लीडर हैं, क्या ये कहते नहीं पाए जाते हैं कि पत्रकारों में कितने पिछड़े हैं? ये कहते हुए नहीं पाए जाते हैं कि कैमरा पर्सन में कितने पिछड़े हैं, वहां ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे कितने पिछड़े हैं? इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है आपके फेवरेट लीडर की तरफ से? रूबिका जी, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाना किसी भी राजनीतिक दल की मैं मानता हूं जिम्मेदारी है। राहुल गांधी पहले उठाए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी उठाया जब उन्होंने कास्ट सर्वे के लिए हाँ बोला। पर उसका मतलब ये नहीं है कि एमबीबीएस पास करने के बाद कोई बच्चा 800 में से -40 लाएगा और आप उसको पीजी में दाखिला दे देंगे। और मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि हमें अपनी स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता देखनी चाहिए कि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं जिनको हम -40 0 मार्क्स का मजाक उड़ा रहे हैं, आप ये देखिए और हर डॉक्टर जो है आपने एक भाई साहब लिख रहे हैं कि मैम हर डॉक्टर अपने चेंबर में काफी ऐसे सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, उसमें नीट पास का सर्टिफिकेट भी शामिल हो जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना आगे, अगर ये बदलाव नहीं होता है तो। डॉक्टर साहब ये देखिए, वो वाला डॉक्टर साहब आ गया, हर्षवर्धन जी आपके आगे जो अक्सर लग जाता है, ये वो परसेंट वाला आ गया है, -40 वाला। देखिए रूबिका जी, जो सबसे बड़ा सवाल है और जिस पर अच्छी बात ये मुझे लगी कि आज सभी इस पर सहमत हैं। निखिल ने भी थोड़ी अपनी राजनीति की, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं होता हूं कि रामदेव जी के प्रोडक्ट को, और उन्होंने कहा प्रोडक्ट पर भले चर्चा हो, रामदेव जी ने कमाल का काम किया है। वो इस देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो मशीन के सहारे रहते, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। मुझे लगता है वो विषय नहीं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है, जब आप कहते हैं कि कोई डॉक्टर 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद पीजी में इस परसेंटाइल पर आ रहा है, आप उसको मार्क्स में -40 कह रहे हैं, इस परसेंटाइल, इसको जरा ठीक से समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि उसका ओरिएंटेशन ही नहीं है शरीर विज्ञान को समझने। मूल बात पर जाइए ना, दवा की कंपनी उसको दवा लिखकर दे देगी, मशीन की कंपनी उसके यहां जितने तरह के डायग्नोसिस सिस्टम होते हैं वो बना देगी, लैब वाला उसके लिए एक कमीशन सेट कर देगा और साल में 2 बार गर्मी और सर्दी की छुट्टी में उसको यूरोप से लेकर दुनिया के हर देश का एक बढ़िया सा वेकेशन मिल जाएगा। लेकिन जो मरीज है वो क्या करेगा? जो ये लाखों के बिल, जो इंश्योरेंस कंपनियों का उसके साथ जुड़ा हुआ इकोसिस्टम, ये सब इस वजह से चल रहा। और एक बात मैं कह रहा हूं, आज जितने लोग आपका शो देख रहे हैं रूबिका जी, ध्यान से सोचे, आपके आसपास के क्लिनिक वाले डॉक्टर खत्म होते चले गए क्योंकि गुणवत्ता वाले डॉक्टर कम हैं। ये मशीन पर आधारित बड़े बड़े अस्पतालों में छिपे हुए, मैं छिपे हुए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको अगर अलग से कह दिया जाए चलो अच्छा इसका इलाज करो, जब नहीं कर पाएंगे।
वो एक सिस्टम में है, मशीन का अलग अलग प्रिंट आया और उसके आधार पर वो डॉक्टर है। इसीलिए न तो उनको -40 समझ में आ रहा है, न उनको 103 समझ में आ रहा है। और ये सर, कतई तो जनरल वो बहुत सारे दर्शक हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं, तो फिर एआई कम है क्या? फिर एआई से ही पूछ लिया जाएगा। अगर इस तरह की काबिलियत देखी जा रही है, हमारे साथ यहाँ पर आईएमए से डॉक्टर ध्रुव भी जुड़े हुए हैं, तो फिर एआई कल को आ जाएगा, वही कर देगा, फिर क्या जरूरत है? उसमें तो -40 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ध्रुव। मैम मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी मैम, मैं पहले तो यहाँ जो मिसगाइडिंग चल रही है जो इन्फॉर्मेशन की, मैं वो थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ देश को। पहले मैम ने कहा कि जो काउंसलिंग है वो अगस्त के अंदर हुई, वो जो काउंसलिंग थी वो अगस्त के अंदर हुई और अभी तक सीट्स क्यों नहीं भर पाई? मैम सबसे पहले तो हम लोगों ने पूरे देश के जो मेडिकोज थे 2 महीने, जब एग्ज़ाम हुआ अगस्त के अंदर, उसके 2 महीने तक तो हम ये ट्रेंड चलाते रहे कि भैया काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो। उसके बाद एक राउंड आता है, फिर वो राउंड खत्म होता है, हम फिर से 1 महीना तक कहते हैं काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो। हजारों मेल्स लिखे गए, आप एनबीएमएस और इन सब के अगर आप मेल्स देखेंगे एमएनसी को, हजारों मेल्स लिखे गए, ट्विटर पे इतने ट्रेंड चला है एक काउंसलिंग कराने के लिए। ये लोग काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं और क्या रीजनिंग देते हैं, किसी कॉलेज की कोई सीट्स बाद में वैकेंट आई तो हमें बाद में पता चला, हमें ये बाद में पता चला। ये तो एक रीजनिंग हो गई जो मैम ने बोला कि क्यों अभी तक सीट्स खाली हैं। सॉरी अभी सर ने बोला कि मैं यही कह रही थी, हाँ मैं यही कह रही थी कि अगस्त के बाद अब ये प्रक्रिया, मैं तो सिस्टम को ही कह रही हूँ कि ये सुचारू करने की जरूरत है। आई डिड नॉट से दैट द फर्स्ट आपने कहा ना वो सिस्टम, ये तो सिस्टमिक फेलियर हुआ ना, ये सिस्टमिक फेलियर हुआ। दूसरा ये कि जो अभी सर ने कहा कि जो कमाल का काम किया है, तो उन्हीं बाबा रामदेव का कोरोनिल जो था सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था, आईएमए ने किया था, क्या हुआ था? सेपोलॉजी मांगनी पड़ी थी कि नहीं मांगनी पड़ी थी? ये बात आप क्यों नहीं कहते हो? कोरोनिल का कोई फैक्चुअल, कोई एविडेंस बेस्ड साइंस नहीं था, ये आप क्यों नहीं कहते हो? मतलब एक बिना एविडेंस की मेडिसिन आप पूरे देश में सर्कुलेट कर दिए हो और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार भी पड़ी है, आपको आईएमए ने उसके अगेंस्ट मैटर को भी उठाया है, सब कुछ क्लियर फैक्चुअल एविडेंस है, आप तब भी उसको इतना प्राउडली बोल रहे हो कि हमने तो भाई बाबा रामदेव ने ये कर दिया, बाबा रामदेव ने वो कर दिया। क्या कर दिया बाबा रामदेव ने? दिखाओ ना एविडेंस। अगर आप इतना कर सकते हो, अगर आपके पास है पावर, दिखाओ कैंसर के पेशेंट कौन से ट्रीट करो। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, ये तो जो मिसगाइडिंग चल रही थी कि हाँ उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। डॉक्टर ध्रुव का इशारा आपकी तरफ था, एक जल्दी से रीबटल, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। बस हाँ, देखिए, मैं डिस्कशन बाबा रामदेव पर हो गया है। बहरहाल जल्दी से, यही मुश्किल है। और डॉक्टर ध्रुव चूंकि एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो ये सारी दूसरी जितने तरह की पद्धति है वो इनके लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। अब क्योर करना है, उसके आगे की बात करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्जरी, अलग अलग तरह के रोग की विशेषज्ञता, वो हम सबको पता है डॉक्टर साहब। और रामदेव जी जो कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, उन्होंने कमाल किया है। उनकी दवाओं पर जो ऐतराज उठे हैं, जो वैज्ञानिक है, वो नियामक काम करेगा, सरकारें काम करेंगी। लेकिन आप ये कह दीजिए उनको खारिज कर दीजिए, उनकी वजह से बहुत से लोग डॉक्टरों तक जाने की जरूरत नहीं है, ये भी काम उन्होंने किया। हर कोई अगर कैमरा लेके हर कोई बंदा बाहर निकल जाए और रिपोर्टिंग करने लगे तो वो जर्नलिस्ट नहीं बनता। जर्नलिस्ट मीडिया पैनल्स में आके ही बनते हैं, पढ़ाई करके ही बनते हैं। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर कोई ऐसे नहीं बनते एलोपैथिक, हम फैक्चुअल एविडेंस बेस्ड स्टडी करके ही बनते हैं। तो मैं ये भी बात आपको रखना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद भी वो लोग पढ़ के ही आते हैं, बात करो आप, दोनों बिना पढ़े नहीं आते हैं। तो प्रूफ, उसके एविडेंस दो ना सर, एविडेंस कहाँ पर है? Where are the evidence that you are talking about? मैं कहता हूँ आप रख दो रिसर्च, हमारे पास हजारों रिसर्च आर्टिकल्स हैं, एक क्लिनिकल ट्रायल, हमने जो है मोड़ दिया मामला, ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी हो गया। उस पर मैं फिर कभी डिस्कशन कर लूंगी। आज का डिस्कशन वो नहीं है। आनंद रंगनाथन कुछ कह रहे हैं, आज का डिस्कशन क्या है सर? आपका एलोपैथी ही ले लीजिए, जिनके पास हम लोग जाते हैं फटाफट से इलाज हो जाता है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन। लेकिन अब मैं कैसे यकीन करूंगी कि सामने वाला डॉक्टर सक्षम है कि नहीं है, क्योंकि उसकी योग्यता तो माइनस में है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल मायने रखता हूँ। आई एग्री विद डॉक्टर चौहान, जो उन्होंने कहा है कि कोरोलिन का कोनोलिन या जो भी नाम था बाबा रामदेव की दवाई का, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था कि इट वाज एबल टू क्योर और इरेडिकेट कोविड। देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस। ये बात मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि हम एनेक्डोटल एविडेंस पे नहीं जा सकते। मेडिसिन एंड साइंस डू नॉट वर्क ऑन एनेक्डोट कि मेरे लिए काम कर गई, मेरे पड़ोसी के लिए काम कर गई, तो चलो भाई लेना शुरू कर दो। नहीं, बिकॉज व्हेन पुश कम्स टू शव, जब आपको अपनी जान बचानी है,
तो आपको वही मेडिसिन चाहिए जो कि मिलियंस पे ट्राई हो चुकी है, जिसका इररिफ्यूटेबल साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं, डॉक्टर चौहान से ही पूछना चाहता हूं कि बाबा रामदेव की एक मेडिसिन है और दूसरा एक एलोपैथ डॉक्टर है इनकी तरह जो -40 लाया था, लेकिन अब वो डॉक्टर बन गया एमडी। आप किसको यकीन करेंगे? आप बताइए, खुद बताइए। मैं शायद सर मैं तो खुद ही उस स्टेटमेंट, खुद ही इस डिसीजन के अगेंस्ट हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर डिबेटिंग इट, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं खुद एक आईएमए का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, एक जूनियर डॉक्टर नेटवर्क का, और हमारे ही आईएमए के अंदर एक दूसरी साइड ओपिनियन भी चल रही है। मैं तो बिल्कुल ही अपोज कर रहा हूँ डिस्पाइट बीइंग इन आईएमए। बहुत ही शानदार सवाल था, आप उस सवाल से भाग गए। उन्होंने कहा आपके सामने 2 डॉक्टर हैं, एक तो है बाबा रामदेव और दूसरे -40 लाए हुए भाई साहब जो आगे शायद पीजी कर देंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। आपको इलाज करवाना होगा तो किसके पास जाएंगे? मैम यहाँ पे तो यही तो सबसे बड़ी दुविधा हो गई है कि हम किसी के पास नहीं जा सकते इनमें से ढंग से। आप एक पल, मैं तो -40 वाला मैं किसी को भी यहाँ पे अप्रूव नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे पर्सनल आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे, क्या निखिल आप किसके पास जाएंगे? अच्छा ये सवाल बहुत अच्छा है आनंद का, मैंने ये सवाल उधार ले लिया आनंद। पहले बताइए मुझे, आप किसके पास जाएंगे? बाबा रामदेव के पास जाएंगे कि वो -40 वाले के पास जाएंगे? रूबिका जी मैं सिक्का उछालूंगा और भगवान से बोलूंगा राम भरोसे आप जिसके पास भेज दें वो कर दे मेरा इलाज, क्योंकि दिक्कत हमें भ्रामक दावों और नाकाबिल लोगों दोनों से होनी चाहिए। -40 के डॉक्टर के पास मैं क्यों जाऊं और ये बाबा जी के पास क्यों जाऊं जो बोल रहे हैं मेरी कोरोनिल खा के कोविड ठीक हो जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन आप किसके पास जाएंगे? देखिए सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। देखिए रूबिका, रामदेव जी डॉक्टर नहीं है भाई, रामदेव डॉक्टर नहीं है। अरे मान लीजिए आपको कोई इलाज करवाना हो तो 2 आपके पास वो हैं, तो किसके पास जाएंगे आप? जिस चीज में आप कहते हैं ना कि आयुर्वेद अनुशासन जो चीजें हैं उस पर जा सकते हैं, लेकिन जहां आपको सर्जरी करानी होगी, जहां दूसरे तरह की इलाज होगी, वहां आप एलोपैथी में जाएंगे। कई बार मैं होम्योपैथी में भी जाता हूं, मैं तो सारी चीजें देखता हूं। वार्षने हमारे एक व्यूअर हैं, वो ये लिख रहे हैं रूबिका जी उनके पास पढ़े लिखे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं बाबा रामदेव के पास, और समाज बड़ा जागरूक हो गया है, जनता योग कर रही है, ये सिर्फ बाबा की वजह से है। तो ये कह देना कि बाबा ने कुछ नहीं किया बहुत आसान है। बाबा के समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए मैं इस पे इन्वेस्टिगेट करता हूं एज ए वैज्ञानिक, तो मैं आपको बता सकता हूं हर चीज आयुर्वेद में खराब और क्वैकरी नहीं है। मैंने खुद आयुर्वेदिक मैकेनिज्म से कोलैबोरेटर्स के साथ दवाइयां निकाली हैं आयुर्वेदिक सिस्टम को मानते हुए, लेकिन ये कह देना कि हर चीज आयुर्वेदिक में एकदम ठीक है, ये भी गलत है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये क्या बात हुई कि हम इस साइड है तो इसी साइड रहेंगे और उस साइड नहीं जाएंगे? आप ये देखिए आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लेना होगा ना। लेकिन अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो सिस्टम है मेडिसिन का आयुष है, अब उसका पूरा देखिए आयुर्वेद, यूनानी, वाई से क्या है ये मुझे समझ याद नहीं आ रहा, एस से सिद्धि है, एच से होम्योपैथी है। अब ये वर्ल्ड ओवर पिछले 30 साल में एक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला साइंटिफिकली जो प्रूव कर दे कि होम्योपैथी एक बोनाफाइड सिस्टम है फॉर मेडिकल क्योरिंग। एक नहीं मिला प्रूफ, लेकिन फिर भी होम्योपैथी में हमारी गवर्नमेंट देती है, केरला गवर्नमेंट देती है होम्योपैथी को। नहीं वो दे दे प्रभु। अरे ये तो हम सब मान लेंगे, लेकिन ये -40 वाला जो रूल ले आइए ये तो नहीं हलक से नीचे उतार सकते हैं ना। इसको एक बार फिर से आपको सोचना पड़ेगा। ये आपको लगा कि नहीं सीटें बढ़नी है तो चलो -40 आप कर दो, कट ऑफ 0 जरूर हो सकता है, नहीं कट ऑफ -40 और 0 परसेंटाइल कर दो और आपको लगेगा कि किसी के कानों को जू भी नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान की सेहत का सवाल है और फिर आप कहते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कर दिया तो फिर ये सपना आप भूल जाइए। डॉक्टर फिक्स इट ऐसे ही बने थे। हाँ डॉक्टर, फिर तो चैट जीपीटी, एआई, फिर यूट्यूब को देख कर लोग ऑपरेशन कर देंगे। भैया गलत कट लग गया, अब यहां जरा कट लगा देता हूं। इसी तरीके के हालात दिख रहे हैं। फिलहाल में मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए और न्यूज़ 18 इंडिया के साथ गूंज पर जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।